हैं, सामने आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। क्या आम और क्या खास, सभी इसके चपेट में हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के यहां 66,191 नए केस मिले और 832 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 42,95,027 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इस दरमियान 64,760 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वॉलंटियर्स की किल्लत भी देखने को मिल रही है। पूरे देश में संक्रमण की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से संक्रमण जो मरीज हैं उनकी मौतों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तमाम तरह की जो परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पूजा दीवान जुड़ गए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट एकेडमी लाइफ से, और डॉक्टर राकेश गुप्ता जेम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज पर। धन्यवाद जी। पूजा जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरीके से दूसरा, शायद ही किसी ने सोचा होगा पूजा जी कि जो दूसरा स्ट्रेन है वो इतना खतरनाक होगा। जो चीजें देखने को मिल रही है उसमें कोरोना रिपोर्ट कुछ लोगों की पॉजिटिव आ रही है, कुछ लोगों की नेगेटिव है, जो रिपोर्ट है वो भी सही नहीं है। ऐसे में आने वाले समय जो है वो और ही ज्यादा मुसीबत पूर्ण होने वाला है। इसको लेकर कैसे देखती हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो अपना कोविड-19 का स्ट्रेन पहला वाला था वो आज के स्ट्रेन के हिसाब से हल्का और कमजोर था, और उसमें जो संक्रमण करने की जो क्षमता थी, आमतौर पे अगर 10 लोग हैं तो 7 को संक्रमित करता था। पर ये जो नया स्ट्रेन आया है जो कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूके सबसे आया है, वो बहुत ज्यादा संक्रमित करता है। तो आप समझिए 10 लोग हैं तो 9 लोगों को वो संक्रमित कर देगा। जाहिर सी बात है कि जो हमारा टेस्ट बना था RT-PCR का, वो तो पहले वाले स्ट्रेन के लिए बना था, और वो पहले वाले स्ट्रेन में भी 70% ही उसके टेस्ट की पॉजिटिव आने की क्षमता थी, यानी 100 में से 70 लोगों का ही वो टेस्ट पॉजिटिव दिखाता और 30 का वो नेगेटिव दिखाता, चाहे आपको बीमारी है। आज ये जो नया वाला आया है कोविड का स्ट्रेन, वो उसके लिए तो टेस्ट बना ही नहीं था, तो वो उस पर खरा नहीं उतरता हर बारी। कब वो खरा उतरेगा कब नहीं, और कितने सारों में वो नेगेटिव देगा और कितने सारे पुराने वाले स्ट्रेन में वो नेगेटिव मिलेगा, ये तो हम कह नहीं सकते। तो अब जो आने वाला समय, मैं तो कहती हूँ आने वाला समय में, इस क्षण, इस वर्तमान पल में मैं बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी की बात तो करते हैं, यानी कि सभी को हो जाएगा तो सभी लोगों को एक बार एक्सपोजर हो जाएगा तो सब लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने अंदर ही इम्यूनिटी आ जाएगी। पर देखा जाए तो इसका जो खामियाना है वो भी तो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, खासकर कि जो लोग हाई रिस्क लोग हैं, चाहे वो 65 साल की उम्र के हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ये सब जो लोग हैं, इन लोगों को माइल्ड या मॉडरेट नहीं, आमतौर पे सीवियर डिजीज हो रही है, बहुत तेज संक्रमित कर रहा है, और वो लोग आईसीयू पहुंच जाते हैं। और आपको तो पता है कि वर्तमान काल में दवाइयों की, ऑक्सीजन की, अस्पतालों की, बेड की, आईसीयू की, सभी चीज की होड़ लगी हुई है, कमी है, हम सब जूझ रहे हैं उसके साथ। तो मोर्टेलिटी रेट जो अभी तक हमारे देश में काफी हद तक कंट्रोल में था, यानी कि अगर 100 लोग पीड़ित हो रहे थे तो 1 या 1.5% ही ऐसे लोग थे जो कि मृत्यु गति पा रहे थे। पर अब अगर ये बाहर के देशों के साथ तुलना करी जाए तो वहाँ पे तो 6%, 12% तक, यानी कि 100 में से 12 या 6 लोग तक जो संक्रमित हो रहे थे वो मृत्यु पा रहे थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेन इसी हिसाब से चलता रहा और हमारे यहाँ भी मृत्यु बढ़ती रही, चाहे स्ट्रेन की वजह से, चाहे हमारे अपने सिस्टम की कमजोरी की वजह से, तो बहुत ही दुखद परिस्थिति है, और दुखद ना बन जाए, बस इसी की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो क्या आम क्या खास, सभी इसके चपेट में है। कोरोना की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। देश की आर्थिक राजधानी यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। जी
मैनेजमेंट एक्ट में गूंथ लिया है। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा तब एक्ट लगती थी जब कि जैसे कि बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, जैसे कि कोई लड़ाई वॉर हो जाए। पर ये पहली बार है कि बीमारी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डाला गया है। तो पहली बार जब लॉकडाउन हुआ तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही लॉकडाउन हुआ और पूरी प्रक्रियाएं बहुत ही सक्रिय किस्म से करी गई। और भारत देश हालांकि अपने पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे नंबर 1 पोजीशन की तरफ बढ़ चुका है, फिर भी संक्रमण इतना नहीं हुआ। पर अभी मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत ही दूरदर्शी रहे और हम लोगों ने वैक्सीन बनाई और उसको सब लोगों को बताया, पर कहीं ना कहीं हम आगाह नहीं रहे अपनी इस परिस्थिति के साथ। और उसी की वजह से, आगाह न रहने की वजह से हमने अपने आप पर आत्म नियंत्रण नहीं रखा, आत्म संतुलन नहीं रखा, अनुशासन नहीं रखा और शायद इसी कारण हमारी ढील पड़ गई जैसे हमको पता चला कि वैक्सीन आ गई। तो वो जो 3 चीजें हैं जो कि हमेशा बरकरार रखनी है, यानी कि आपको अपने नाक और मुंह पे मास्क पहनना है और 6 फुट की दूरी रखनी है और अपने हाथ साफ रखने हैं और सैनिटाइज करना है और अपने आसपास की चीजों को भी साफ रखना है, कम से कम घर से बाहर जाना है, कम से कम लोगों के साथ मिलना है, कम से कम भीड़ बनानी है, वो बातें हम लोग भूल गए। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे अब सदैव तो पूरा विश्व या एक देश लॉकडाउन में नहीं रह सकता, तो अनलॉक हुआ धीरे धीरे धीरे। तो वो कहते हैं ना कि वो खुले की आदत पड़ गई और पुरानी बातें भूल गए, तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा कि ये नया स्ट्रेन आ जाएगा और इतनी तेजी से आएगा और हम भारतवासी या हमारे आरोग्य कर्मी या हमारी भारत सरकार या हमारा पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम इतना दुरुस्त रहेगा कि नहीं इस नई बाढ़ जो मरीज की आई उसको कंट्रोल करने में। और ये भी आप देखें कि पूरे देश में नहीं आई, ये भी पॉकेट्स में आई, खासकर उन पॉकेट्स में आई जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा थी, आबादी ज्यादा थी, जैसे महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। और अगर आप देखें कि जो भी दूर दराज के इलाके थे जहां लोग आमतौर पे आते जाते ज्यादा नहीं थे, माइग्रेंट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए या हिमालय की ऊंची चोटियों पर देख लीजिए, वहां पे ज्यादा संक्रमित नहीं हुए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, जहाँ पर इंडस्ट्री भी ज्यादा थी, लोग बाग भी ज्यादा थे और जहाँ पर एक्चुअली फैसिलिटीज भी ज्यादा है, फिर भी हम उसे कोप अप नहीं कर पा रहे। मैं यही आशा करती हूँ कि हम बेहतर सिचुएशन में जल्द ही आ जाए। बिल्कुल पूजा जी बनी रहेगा। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, WHO का कहना है कि अब हमें घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है। WHO ने साफ शब्दों में पहले भी कहा था कि अगर कोरोना का पीक आएगा तो सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं होगी तो भारत में होगी, और वाकई में हम ऐसे स्थिति में है कि भारत का आज बुरा हाल है। जी, जो ICMR और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो नेशनल टास्क फोर्स की गाइडलाइंस हैं, वो कहती हैं कि यदि आपके घर में किसी को कोरोना है तो आपके घर वालों को भी घर के अंदर और आपको भी घर के अंदर बैठे हुए मास्क पहनना है। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो जो हम गाड़ी चलाते थे, एक 4 पहिए का वाहन चलाते थे या 2 पहिया वाहन चलाते थे, तो भी हमको मास्क पहनने को अनिवार्य करते थे। खासकर अगर आप एक भी अगर उस वाहन में बैठा हुआ है, एक यात्री भी है, तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अगर आप अकेले बैठे हैं तो अब आप मत लगाएं और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो लगाएं। पर अब वापस इतना ज्यादा इसका संक्रमण हो गया है कि मरता क्या ना करता कि हर उपाय को आप अपनाएं, हो सके तो अकेले भी हैं तो वो भी अब लीगल कर दिया गया है कि अनिवार्य कर दिया गया है कि अकेले भी आपको मास्क लगाना ही है। जी बिल्कुल पूजा जी बनी रहेगा। सीधा चलते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी, कोरोना का नया स्ट्रेन बहुत घातक है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल सही है। पहले जो स्ट्रेन था लास्ट ईयर हम कंपेयर करते हैं तो पहले यंग लोग इतने अफेक्टेड नहीं थे, तो इसमें यंग लोग भी अफेक्टेड है, बच्चे अफेक्टेड नहीं थे, प्रेग्नेंट लेडीज इफेक्टेड नहीं थी। तो नए वाले स्ट्रेन में सारे के सारे लोग इफेक्टेड हैं। और जो हमने मोर्टेलिटी भी अभी देखी है रिसेंटली पिछले 15 दिन में कि यंग लोगों में भी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आ रही है। दूसरा डिफरेंस है कि इसमें जो RT-PCR की पॉजिटिविटी रेट, देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी कि RT-PCR में भी नेगेटिव लेकिन उसको कोविड के सिम्टम है जिसको हम CT स्कैन के द्वारा कंफर्म करते हैं, उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। तीसरा चीज उसमें जो रिस्पॉन्स है, जो ट्रीटमेंट है, जो ऑक्सीजन डिमांड है, ये भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है।
हमें याद है कि लास्ट ईयर हमारे पास कुछ नहीं था, रेमडेसिविर भी नहीं थी, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी, प्लाज्मा की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, पेशेंट ठीक हो रहे थे। हमारी जो इम्प्रूवमेंट रेट है, जो पेशेंट ठीक होके जा रहे थे, ऑलमोस्ट मोर देन 98%, 99% ठीक होके जा रहे थे। लेकिन ये स्थिति अभी गलत है एंड ये सभी लोगों को समझना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी है कि नया स्ट्रेन बहुत घातक है। एक बार हो जाएगा तो उसमें मृत्यु के बहुत चांसेस ज्यादा हैं। एक और चीज हमें देखने को मिली है कि पेशेंट्स को पहले हफ्ते में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जी। पेशेंट को लगता है कि उसका बुखार आया, ठीक हो गया, कोरोना ठीक हो गया। सेकेंड वीक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। एक पहले भी टर्म काफी लोगों को पता होगा, हैप्पी हाइपोक्सिया। ये मरीज को लगेगा कि शायद वो ठीक है लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है एंड सडनली वो सेकेंड हफ्ते में या 10वें या 12वें दिन को सडनली उसमें ब्रेथलेसनेस होगी, ऑक्सीजन लेवल इतने कम हो जाएंगे उसको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऑक्सीजन लेवल जो मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है, वो शुरू से ही करना है। और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी एक काम करने हैं आपकी दिनचर्या में, आपकी योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेट के बल लेटना, ये सब तरीके करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन से इसमें काफी मदद मिलेगी। अगली चीज में लूज मोशंस, पेट में दर्द, उल्टी, जो पहले हमने नहीं देखे थे सिम्टम्स, ये सिम्टम्स ही आज देखने को लगे हैं। तो जहां भी अगर किसी मरीज को या किसी के घर में अगर किसी को एक को सिम्टम है तो उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को इफेक्टेड है। बिकॉज आजकल दिस इज एयर से भी इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। पहले मैन टू मैन था, पर्सन टू पर्सन, अभी एयर से ट्रांसमिशन है तो इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर एक को हुआ है तो घर में सभी को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और अगर सिम्टम है तो उसकी जो भी दवाइयां हैं वो शुरू करनी चाहिए। टेस्ट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है, पैनिक नहीं करना है। उसकी जो दवाइयां हैं कोविड की है वो आप घर पे किसी डॉक्टर से सलाह लेके आप शुरू कर दीजिए। अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन करना है, ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं वो मेंटेन करें। और ऑक्सीजन का लेवल अगर 94 से कम होने लगे कंसिस्टेंटली 2 से 3 घंटे, तब उनको हॉस्पिटल बेड या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या जो भी उनको कार्रवाई करनी तब करना चाहिए। तो इससे हम काफी हद तक मॉर्टेलिटी बचा सकते हैं। राकेश जी, आजकल पब्लिक पे पैनिक बहुत ज्यादा है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला, हम देख भी रही है कि इस बार जो पेशेंट है उसमें ऑक्सीजन की ज्यादा कमी है, तो इसके पीछे क्या वजह है? लेकिन अगर हम पिछले आंकड़ों की पर नजर डालें या फिर अगर हम पिछले साल की बात करें जब कोरोना वायरस आया था तो उस दरमियान ऐसे मरीज ज्यादा नहीं थे। लेकिन इस बार उम्र चाहे कुछ भी है, 25 है, 26 है, 27 है, लेकिन पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी ज्यादा देखी जा रही है। तो ये क्या, इसके पीछे क्या मेन वजह है? ये देखिए, ये इसका जैसे बताया था, ये स्ट्रेन काफी सीरियस स्ट्रेन है। इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और इसका जो बॉडी पे है ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। न केवल फेफड़ों में पहले काम करता है बल्कि आपका जीआई सिस्टम, आपके ब्लड, काफी सिस्टम है बॉडी में जिसको इफेक्ट करता है। और उसकी वजह से इसका जो सेकेंड वीक में जैसे बताया मैंने, हैप्पी हाइपोक्सिया होता है। उसके बाद में पेशेंट सडनली क्रैश करता है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है और जहां जिस लंग में जो सॉलिड हो जाता है वो लंग का वेंटिलेशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को सांस लेने में परेशानी होती है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से काफी बढ़ जाती है। तो जरा सा भी लक्षण हो तो आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा, मेडिटेशन और उसको कैसे ऑक्सीजन लेवल आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी की सारी शुरू में ही करना चाहिए। बिल्कुल, बनी रहिएगा। सीधा चलते हैं पूजा जी के पास। पूजा जी, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कल हमने आपसे बात भी की थी, आपने कहा भी था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कैसे बच सकती है या फिर उन्हें क्या, अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाती है, वो क्या एहतियात बरत सकती हैं। तो आप इसे कैसे देखती हैं और क्या आप हमें ऐसे रोगियों को कहना चाहेंगे या फिर जो स्त्री है उनके लिए, आपके लिए क्या एहतियात है आपके पास? ये सबसे पहले तो मैं गर्भवती महिलाओं को ये कहूंगी कि हर बीमारी अपने साथ बुरा और भला दोनों लाती है। तो एक क्षण के लिए हम अच्छी बात भी जान लेते हैं और अच्छी बात ये है कि यदि माँ संक्रमित होती है तो जो उसके कोख में पल रहा बच्चा होता है वो माँ के जरिए संक्रमित नहीं होता आमतौर पे। और डिलीवरी पर भी अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो बच्चा संक्रमित नहीं होता। यदि माँ संक्रमित है तो उस बच्चे को उस वक्त उससे दूर कर दिया जाता है और माँ को दूध पिलाने से रोका नहीं जाता। यदि माँ संक्रमित है तो उसका दूध लेके बच्चे को पिलाया जाता है, चाहे बच्चे को उससे दूर कर दिया जाए। और यदि
और दूसरी बात ये कि अगर हम HIV को देखें तो HIV में अगर आपको HIV हो जाए तो आपके कोख में पलते हुए बच्चे को भी HIV हो सकता है। और HIV में हम ब्रेस्ट मिल्क यानी स्तनपान नहीं देते हैं अपने बच्चे को, तो जब तक कि हम उसको कोई खासी दवाइयां ना दें या जब तक उसकी लेवल्स उसके नीचे ना हो। तो उस हिसाब से कोरोना माँ पर इतना भारी नहीं पड़ता और बच्चे पर भी नहीं। पर हाँ, जो अब का नया स्ट्रेन है वो ज्यादा सीवियर डिजीज देता है, यंगर एज ग्रुप में भी देता है, तो प्रेगनेंसी में भी ज्यादा सीवियर देता है और यंगर एज ग्रुप में भी देता है। और ये जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, न्यूबॉर्न बच्चों को भी माँ से इंडिपेंडेंट भी कोरोना की वायरस की इन्फेक्शन हो रही है। 1 साल से 7 साल के बच्चों में खासी ज्यादा हाई वायरस की इन्फेक्शन और संक्रमण देखा गया है। पर हाँ, इसके लिए बचाव तो है। बचाव ये है कि जहाँ हम लोगों ने पहले कहा कि अब हम कहते हैं 45 साल से ऊपर और 1 मई से हम कह रहे हैं 18 साल के ऊपर सभी लोगों को हम कोरोना की वैक्सीन टीकाकरण दें, तो उसमें गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर कई तर्क हुए। पर अगर हम फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनी पीगो की गाइडलाइंस देखें तो वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है, पर जितना ये स्ट्रॉन्ग रोग है उससे बचने के लिए टीकाकरण देना उचित है। बनस्पत आप उस महिला को बता दें, ये उनकी इन्फॉर्म चॉइस है और हम लोगों को ज्यादा रिसर्च नहीं है। फिर भी जो भी एनिमल्स में स्टडी करी गई हैं जानवरों में, उसमें ये देखा गया है कि जो उनके बच्चे उनकी कोख में थे उसमें बनावट में एनॉमली कोई नहीं आई, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम नहीं आई। और जो माएँ हैं, 20,000 माएँ USA में, उनको इंजेक्शन देकर देखा गया कि क्या उन लोगों को उस इंजेक्शन लेने की वजह से संक्रमण बढ़ गया या तबीयत खराब हुई, तो कोई खासा असर नहीं मिला। अगर इसको ध्यान में रखें तो हाँ, आप टीकाकरण दे सकती हैं। 2 डोजेस आपकी होंगी उतने ही अंतराल पे, गैप पे, जितनी बाकी सबके साथ होती है। और जो साथ में और प्रेगनेंसी के दौरान खासकर फ्लू की, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन देते हैं, टीडैप देते हैं, वो दोनों लीजिए। और अगर आपको कोरोना की वैक्सीन की डोज के साथ टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो 14 दिन का गैप कोरोना की वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के बीच में रखें। और यदि आप कोरोना की वैक्सीन उस समय लेती हैं जिस वक्त आप स्तनपान कर रही हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी लंबी रहती है, 6 महीने तो रहती है, साल भर तक भी रहती है, तो आप स्तनपान के दौरान भी निडर होकर ले सकती हैं। मैं मानती हूँ फिर से हमारे पास स्टडीज ज्यादा नहीं है, पर यह माना जाता है कि अगर हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी यानी बचाव के जरिए बने तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए खासकर है जो कि निकलता है, जो बच्चे को ताकत देता है, इम्यूनिटी देता है, उसमें बढ़ोतरी ही होगी। तो बच्चा आपके स्तनपान की प्रोटेक्शन से फायदा ही पाएगा। और तीसरी तरफ है वो महिलाएं जो कि गर्भवती होना चाहती हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या उन्होंने वैक्सीन ली है और चाहे या अनचाहे वो गर्भवती हो गई, तो उनको भी कहा गया है कि कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने वैक्सीन ली है तो इतने समय तक अब आपको कंसीव नहीं करना वगैरह। पर जो बहुत ही एक मुद्दे की बात सामने आई है कि क्या 18 साल से नीचे के बच्चों को, चाहे वो 12 साल से नीचे हैं या 12 से 18 साल के किशोर अवस्था में, एडोलेसेंस एज ग्रुप में है, क्या हम लोगों को उन लोगों को भी वैक्सीन देनी है कि नहीं। अब हमें तो मालूम ही है कि यहाँ पर सारी वैक्सीन जो है उनकी ट्रायल्स चल रही हैं और डेटा ज्यादा नहीं, पर हाँ 16 साल के ऊपर कुछ देश में, खासकर अमेरिका में अलाउ कर दिया गया है कि हाँ टीकाकरण 16 से 18 साल की उम्र की बच्चियों में या बच्चों में, बेटा बेटी दोनों में दिया जाए और उसमें वो लोग हिचक नहीं रहे। पर ये जो ट्रायल किया गया है ये फाइजर वाली वैक्सीन पर किया गया, बाकियों पे नहीं। हाल फिलहाल इस वक्त 12 साल और 11 साल के ऊपर वाली 2 स्टडीज चल रही हैं बहुत अच्छे से, जो ये पता करना चाहती हैं कि अगर हमने बच्चों को दिया तो उन्हें नुकसान होगा कि नहीं। बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं राकेश जी के पास। डॉक्टर साहब, वैक्सीन जो लोग ले रही हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं, हालांकि हर डॉक्टर को अपने अपने तर्क पर देखते हैं, हर किसी का अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर हम आपकी राय की बात करें तो जो लोग वैक्सीन की पहली डोज ले लेते हैं या फिर दूसरी भी डोज उनकी पूरी हो गई है, ऐसे लोग भी संक्रमित क्यों हो रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं आपके जरिए कि वैक्सीन लेने के बाद जो वैक्सीन से प्रोटेक्शन है, मॉर्टेलिटी 100% प्रोटेक्शन है। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ और जिसकी डेथ हुई हो, कोरोना से डेथ हुई हो। वैक्सीन इज प्रिवेंशन ऑफ ए सीरियस डिसीज।
कोरोना की जो सीरियस डिसीज है उससे प्रोटेक्शन करीब 70% है। जिन लोगों को भी कोरोना होता है वो 70% लोगों को सीरियस नहीं होता है। जितने लोगों में भी जो आजकल काफी कॉमन हो गया है कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी जब उनका रूटीन स्क्रीनिंग होता है उसमें कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, जिनको कि ज्यादातर को लक्षण नहीं होते या लक्षण होते तो इतने माइल्ड होते हैं कि उसको एडमिशन की जरूरत नहीं होती। हमारे अपने फ्रंटलाइन वर्कर जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसमें करीब अभी तक 60 या 65 लोग पॉजिटिव आ गए हैं। अगर आप देखें कि सबके सबको किसी को भी कोई लक्षण नहीं था। तो वैक्सीन की जो सेफ्टी है वो 100% है, जो सीरियस डिसीज है उससे 70% है, और ज्यादातर अगर पहले तो होगा नहीं, और अगर होगा तो इतना माइल्ड होगा कि आपको उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उसको एडमिशन की जरूरत नहीं है। तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। शुरू में कुछ जो रिपोर्ट्स आई थी उन रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो फायदा बहुत है, वैक्सीन का फायदा बहुत है। जो उसके साइड इफेक्ट भी हैं वो बहुत माइल्ड हैं। कोई 1000 में से या 10,000 में से कुछ 1-2 लोगों को थोड़ा चक्कर आया या लोकल पेन या फीवर। वैक्सीन लगने के बाद में आपको 8 घंटे बाद या 12 घंटे बाद थोड़ा बुखार या माइल्जिया होता है, वो इसका इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट नहीं है। तो सभी लोग आगे आए। अभी 18 साल से ऊपर भी ये टीका शुरू हो गया है, तो सभी आगे आए और टीका लगाएं, ताकि इनका जो एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, जो कि हम देखते हैं कि बड़े जरूर घर पे रहते हैं, लेकिन जो मिडिल एज वाले हैं, यंग हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो काम करने जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो कोविड लेके घर में आते हैं, बाकी लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सभी 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं आगे आए, वैक्सीन लगाएं, अपने खुद को भी बचा सकते हैं और अपने घर में भी जो बड़े बूढ़े हैं उन लोगों को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बिल्कुल बात बोली उसमें, डॉक्टर साहब आप अगर मुझे परमिशन दे तो मैं आप ही बात को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगी। वो ये है कि आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे आरोग्य कर्मियों में भी ये सब स्टडीज हुई कि दो टीके के बाद भी। तो इसी तरह गंगाराम अस्पताल में भी कितने डॉक्टर्स हैं, तो करीब 37 डॉक्टर ऐसे थे जिनको दोनों टीके लग चुके थे और उसके बाद वो सब कोरोना से संक्रमित हुए। उसमें से केवल 2 लोगों को ही एडमिशन और आईसीयू की जरूरत पड़ी। बहुत अच्छी बात थी। और मैं इसमें एक और बात हमारी ऑडियंस को, दर्शकगण को बताना चाहूंगी कि यदि आपको कोरोना की इन्फेक्शन हुई है और आपने टीकाकरण किया ही नहीं था, क्योंकि शायद उस वक्त टीकाकरण था भी नहीं, तो भी आप टीकाकरण ले सकते हैं पर्टिकुलर गैप, पर्टिकुलर ओपिनियन के बाद अपने डॉक्टर से। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि आपने पहला टीका लिया है और पहले और दूसरे टीके के बीच में आपको कोरोना हो गया। ये भी होता है कि आपने दोनों टीके लगवा लिए और उसके बाद कोरोना हो गया। इस सब में एक और फैक्टर जो जुड़ गया वो ये था कि जो हमें कोरोना का स्ट्रेन इफेक्ट करा था वो पुराना वाला था कि नया वाला था, और वैक्सीन नए वाले से बचा रही है कि उसके म्यूटेशन से नहीं बचा पा रही है। तो ये छोटी छोटी बातें भी उभर कर आई हैं जो साइंस अपने आप प्रगति कर रही है और उसके जवाब भी आपको दे देगी। जी बिल्कुल। पूजा जी, ऐसे में अभी हम पीक पे नहीं आए हैं, पीक से पहले बहुत बुरा हाल है, सभी देख रहे हैं, अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन महंगा और जानें सस्ती है आज के समय में। तो आप जो अभी पीक का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे पीक से बचा जा सकता है, या फिर संक्रमण से तो बचना मुश्किल है शायद, लेकिन क्या एहतियात करके लोग इस संक्रमण के खतरे को कहीं ना कहीं कम तो कर सकते हैं? नहीं, मैं तो ये मानूंगी कि संक्रमण से बचना मुश्किल नहीं है। संक्रमण से आप बचने की अपनी पूरी कोशिश करिए। मैंने फिर भी वही कहा कि कुछ न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज हैं जो ज्यादा अनुशासन प्रिय है, जो ज्यादा कम्युनिटी बाउंड है, जो एक आवाज को सुनती है। वहां पर एक भी न्यू कोविड केस नहीं हुआ काफी समय से। तो इसी तरह हम लोगों को भी अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या कोई एक भी दिन था जब से मुझे पता चला कि वैक्सीन बन गई और लॉकडाउन हट गया, और उसके बाद कोई एक भी ऐसा दिन था जिस दिन मैंने मास्क नहीं लगाया या मैंने लोगों से दूरी बरती कि नहीं बरती? अपने आप से पूछें वही 3 बातें कि दूरी बरतिए, मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइज करिए। और चौथी बात, आज के दिन में आपकी एज ग्रुप और अगर आपकी कंट्री परमिट करती है तो प्लीज बेझिझक जाके टीकाकरण करवाएं। बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन इज हायर देन द रिस्क। तो अगर आप
वो देखें कि अपना तराजू किस तरह भारी है, तो फायदे ज्यादा हैं, नुकसान ज्यादा है, नुकसान कम है कि अगर आप टीकाकरण न कराएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले जब पीक पे थे हम, या फिर जब संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी, तो लोगों में एक डर था वैक्सीन को लेकर, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग घर से निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। आप दोनों का ही हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। महाराष्ट्र वैसा राज्य जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों का बुरा हाल है, बेड्स खत्म है, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन बहुत महंगी है और आज के समय में जाने शायद सस्ती हो गई है। इन्हीं पर हमने बात करने की कोशिश की, डॉक्टरों से, विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की कि कैसे पीक से हम बच सकते हैं या फिर क्या एहतियात बरत के कोरोना संक्रमण से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।